हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. So in today's class again we'll be continuing our chapter number 3 of NCERT and our chapter number 6 in the sequence which we are following. Okay, that is current electricity. So in the previous video I had ended the video by telling you that the different types of materials which are based upon the classification of resistivity. फाइन. सो हमने देखे बच्चों तीन अलग अलग तरह के मटेरियल्स, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अगेन आई विल टेल यू कि जो उनके ग्राफ्स हैं उनको बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि वो ग्राफ्स ही आपके एग्जाम्स के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कई बार पूछे जा रहे हैं. ओके, एंड देयर वाज बच्चों वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म which I gave you as alpha, which was temperature coefficient of resistance. अब ये एक डाउट शायद सब बच्चों के मन में आया हो कि ये सर अल्फ़ा आपने इंस्टेंटली लिखवा दिया और समझाया नहीं कि आया कहाँ से. सो लेट मी जस्ट टेल यू बच्चों ये आया कहाँ से. ये हमने देखा कि भाई जो रेजिस्टेंस है हमारा दैट इज़ इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर. सो लेट मी से कि मेरे पास एक कंडक्टर है ए, उसका कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस था R1 एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट टेम्परेचर T1, और फिर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ करके R2 हो गया है एट टेम्परेचर T2 विच इज़ मोर देन रूम टेम्परेचर. लेट मी से ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस है 50 डिग्री सेल्सियस पर और ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है बच्चों. सो जो रेजिस्टेंस है वो कुछ अमाउंट में बढ़ गया, ठीक है. अभी जो रेजिस्टेंस बढ़ा है दैट इज़ R2 माइनस R1. ये बढ़ा कैसे, ये तो आपको पता है प्रीवियस क्लास में, बट ये बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, ये बढ़ा है R2 माइनस R1. दिस इज़ प्रपोर्शनल, जो भी इंक्रीज़ हुआ है इट इज़ प्रपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. कि भाई जो सब्सटेंस हमने ए लिया है अगर इसकी इनिशियली वैल्यू रेजिस्टेंस की बहुत हाई थी तो जो हमारे पास अब जो वैल्यू आई होगी R2 माइनस R1 वो भी हाई आई होगी, क्योंकि हमारे पास R1 ही हाई था. सो R2 तो और ज़्यादा हाई हो गया होगा. सो ये जो R2 माइनस R1 है दैट इज़ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इट इज़ प्रपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस R1. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि R1 कैसे. एंड अलॉन्ग विद दैट ये इस बात पर भी प्रपोर्शनल है आपका इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, दैट इज़ T2 माइनस T1. T2 क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर. सो ये जो इंक्रीज रेजिस्टेंस में ये इन दो फैक्टर्स पर बच्चों डिपेंड करता है. अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, बट हमें पता है कि हम डील करते हैं इक्वल टू से. सो हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट जब करते हैं दैट इज़ R2 माइनस R1 इज़ इक्वल टू R1 इंटू T2 माइनस T1. सो हमें हमेशा एक कांस्टेंट देना होता है. सो ये जो कांस्टेंट होता है यही हमारा बच्चों अल्फ़ा होता है, जिसकी मैं आपसे यहाँ पर लास्ट वीडियो मैंने आपसे बात कही थी कि जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर ये अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनके अंदर ये वैल्यू नेगेटिव होती है. सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स दोनों के अंदर ये वैल्यू अल्फ़ा की बच्चों नेगेटिव होती है, सिर्फ कंडक्टर्स के अंदर ही वैल्यू पॉजिटिव होती है अल्फ़ा की. सो यहाँ से बच्चों ये अल्फ़ा टर्म आया था. अल्फ़ा वॉज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, अल्फ़ा की वैल्यू आप देख सकते हो कि क्या होगी यहाँ से, दैट विल बी R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1. सो आई होप ये जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको बताया था इसके बारे में, नाउ आई हैड इन डिटेल टोल्ड यू अबाउट दिस वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. फाइन. अगर कोई आपसे कहे भाई डिफाइन करो, इसको डिफाइन आप कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला इटसेल्फ, कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में कि ये क्या है, इट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. सो ये तो एक छोटी सी बात होगी जो हमने लास्ट वीडियो में स्किप कर दी थी. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट
we had completed the classification of materials in terms of conductivity. और बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में एक टर्म पढ़ा था, दैट वाज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. देखिए जिस तरह से हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ सेज दैट V इज इक्वल टू IR. इसमें क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, आपका रेजिस्टेंस है. सो ये तो हो गई आपकी ओम्स लॉ, दिस इज़ योर ओम्स लॉ. इसी तरह से बच्चों एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है ओम्स लॉ की. देयर इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. वो क्या होती है, दैट इज योर करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. ठीक है. सो ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की. इसको आप बहुत ही ईजिली यू कैन प्रूव दिस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. सो आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन कि आपको अपने आप एज अ फन ट्राई इट आउट कि आपको इसको प्रूव करना है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को ओम्स लॉ की. वाई इज़ इट एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म बिकॉज यहाँ पर हमने ऊपर वाले टर्म को, जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस के टर्म्स में डिफ़ाइन किया था ओम्स लॉ को, वहीं पर हमने ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म डिफ़ाइन करी है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी और यू कैन से कंडक्टेंस. द टू आर इंटररिलेटेड. सो यहाँ पर आप ध्यान दो. सो हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और यहाँ पर हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म डिफाइन करी है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी. सो द रीज़न बिहाइंड टेलिंग यू दिस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इज़ कि कभी कभी बहुत कम आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ ये पूछा गया है कि टेल अस द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. सो वहाँ पर आपने सिर्फ ये लाइन लिखनी होती है दैट करंट डेंसिटी, दिस इज करंट डेंसिटी दैट इज I/A. J क्या है बच्चों, I/A है. ठीक है, करंट डेंसिटी. दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. सो ये फॉर्म आपको आनी चाहिए एक्सप्रेस करनी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. So these were two important things that I had missed in the previous video. So in today's video, let us start our today's main topics, which will be superconductivity. जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे that is superconductivity. A very very important topic as well as an interesting topic because this will help you know about the different improvements which are still to be done in the field of science. ओके, अगर हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को फॉलो कर लें तो हम अपनी कई सारी दिक्कतों को, कई सारे एनर्जी लॉसेस को कम कर सकते हैं. बिकॉज लेट मी टेल यू कि बच्चों जब भी रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर में, वो तो होता ही है. सो अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है, सो वो रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कॉज होता है, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उस पर्टिकुलर कंडक्टर में एनर्जी लॉस का, क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में लग जाती है. दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारा पावर लॉस होता है. ओके, सो इफ़ वी आर एबल टू मेक सच टाइप्स ऑफ कंडक्टर, if we are able to make such types of conductor which follow the principle of superconductivity, so यहाँ पर जो हमारा power loss है that would become zero and therefore जो हमारा consumption है power का that will automatically decrease. So let us discuss this concept of superconductivity. So first of all let us try to understand कि बच्चों superconductivity क्या है. Superconductivity इज़ अ प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की, किसी भी कंडक्टर की. ओके, ये वो प्रॉपर्टी है विच शोज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर. ठीक है, कोई भी अगर हमारा कंडक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है जिसमें उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए एट अ लो टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों सुपर कंडक्टिविटी, कि वो सिर्फ कंडक्ट ही कर रहा है, रेजिस्टेंस तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है. सो आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू दैट सुपर कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल और अ पुअर कंडक्टर
poor conductor shows almost zero resistance, shows almost zero resistance at a very low temperature, zero resistance at a very low temperature. ये जो लो टेम्परेचर है यही हमारा सबसे बड़ा बैरियर है विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम यूजिंग दीज सुपर कंडक्टर्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. क्योंकि ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं ये सारे सुपर कंडक्टर्स कब हैं, ये सारे सुपर कंडक्टर्स हैं एक बहुत ही लो टेम्परेचर पर, और उस लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करा पाना अपने कंडक्टर्स को हर एक जगह पर इस वर्ल्ड में इज़ नॉट पॉसिबल. सो ड्यू टू विच वी आर अनेबल to completely utilize this property of superconductivity. Okay, see, we all know that the resistance of a conductor decreases with the decrease in temperature. कि अगर आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो आपकी जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो भी कम होती जाएगी. बहुत ऑब्वियस सी बात है. सो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है बच्चों टेम्परेचर की जहाँ पर ही आपका जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ज़ीरो को टेंड कर जाता है. दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टेंड्स टू ज़ीरो. और ये जो वैल्यू अभी तक हमने नोटिस करी है, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टर्स, सम मेटल्स, सम एलॉयज, सम ऑक्साइड्स, इट डिक्रीजेस टू ऑलमोस्ट ज़ीरो इज़ 90 Kelvin. 90 Kelvin is a very very low temperature because let me remind you बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 Kelvin. एंड इफ़ यू कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू सो आप देख सकते हो कि कितना माइनस डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होना चाहिए फॉर अ सब्सटेंस टू शो सुपर कंडक्टिविटी. ओके, सो हम यही अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ कि भाई रेजिस्टेंस कम होता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है टेम्परेचर की किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जहाँ पर जो उसके रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो को टेंड कर जाती है. सो हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि मोस्टली ये जो वैल्यू है भाई ये 90 केल्विन पर हमें मिल जाती है. बट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी was zero when the temperature was 4 Kelvin. आप ध्यान देना बच्चों, Hg जिसको हम बोलते हैं मरकरी, इसका जो रेजिस्टेंस था it went to zero when the temperature was 4 Kelvin, such a low temperature. So we can conclude that कि भाई टेम्परेचर जितना लो होता जाएगा आपके कंडक्टर्स का, आपके ऑक्साइड्स का, और यू कैन से इवन पुअर कंडक्टर्स का. Okay, as we'll go on decreasing the temperature, the value of resistance will go on continuously decreasing and therefore the conductivity will continuously go on increasing. Okay, और बच्चों अगर conductivity हमारी अच्छी है so the conductor is a very very good source which can be used in our daily life because वहाँ पर जो power loss है, जो power का हम नुकसान कर रहे हैं, that can be reduced to a very very good level. ओके, सो आई एम ड्राइंग अ ग्राफ फॉर अ सुपर कंडक्टर इन फ्रंट ऑफ यू. मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने एक सुपर कंडक्टर का, दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और यू कैन से रेजिस्टिविटी. ओके, विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क, मतलब क्या वेरिएशन होता है इन टर्म्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स. सो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों मरकरी का. ठीक है, इन दिस यू सॉ दैट व्हेन द टेम्परेचर इज़ 4 Kelvin. सो अगर मेरे पास टेम्परेचर बच्चों यहाँ पर 4 Kelvin है, सो इससे पीछे वाले सारे टेम्परेचर्स पर, इससे कम टेम्परेचर्स पर जो आपकी जो वैल्यू है बच्चों रेजिस्टेंस की वो ज़ीरो है, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस ग्राफ के अंदर कि व्हेन टेम्परेचर इज़ लेस देन 4 Kelvin द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो. एंड एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली गो ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, और जो ग्राफ होता है बच्चों इंक्रीजिंग दा, दैट इज़ इन केस ऑफ मरकरी समवॉट लाइक दिस, कि इस तरह से आपका जो रेजिस्टेंस है दैट वेरीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर्स. एंड लेट मी टेल यू कि जो बच्चों टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर बिलो विच the material becomes a superconductor is called transition temperature or critical temperature. So for mercury if I talk about, so 4 Kelvin is the
ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये आपके एग्जाम्स के अंदर आया है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। सो ये वो वैल्यू है टेम्परेचर की बिलो विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स शोइंग सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ नीचे, दैट इज द टेम्परेचर बिलो विच a material becomes superconductor is called transition temperature और critical temperature। फाइन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर। और बच्चों एक बात और समझने की कोशिश करना कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास किसी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो गया, यानी कि मेरे जो करंट है उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। ओके, एक बार अगर करंट का फ्लो शुरू हो गया सो उसको स्टॉप करने वाला कोई नहीं है, उसको हिंडर करने वाला कोई नहीं है, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उसको रोक रहा हो। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज दैट इफ वंस करंट इज सेट अप in a superconductor, it will continue indefinitely even if the battery connected to it is switched off। कि अगर मैंने अपने मटेरियल को इस स्टेज पर पहुंचा दिया है और इस स्टेज पर पहुंचाने के बाद जो मैंने इस पे से अपनी बैटरी या फिर यू कैन से जो भी करंट का सोर्स लगा रखा था इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ, उसको अगर मैं इस लेवल पर रिमूव भी कर दूं तो उसके बावजूद भी जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा आपके सुपर कंडक्टर के अंदर। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो यू कैन मेंशन इट इन योर नोट्स दैट वंस द करंट इज सेट अप इन अ सुपर कंडक्टर इट विल कंटिन्यू इवन इफ द बैटरी कनेक्टेड टू इट इज स्विच्ड ऑफ। और इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करवा चुके हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर्स। अ सब्सटेंस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। वो तो आपको अच्छे से बच्चों क्लियर हो ही गया होगा। अगर हम बात करें बच्चों एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस तो आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे कई सारे कि एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स क्या हो सकते हैं। सो एक बात जो अपने जब भी आप बात करो एप्लीकेशंस की जो आपके माइंड के अंदर रहनी चाहिए, दैट इज़ कि जो पावर लॉस होता है वो ज़ीरो हो जाता है व्हेन आवर रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। दैट इज नो रेजिस्टेंस मीन्स नो पावर लॉस विच कैन बी क्लियरली सीन बाय दिस फॉर्मूला फॉर पावर लॉस। भाई पावर लॉस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू I²R। जो भी पावर लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर मैं कह रहा हूँ मेरी R की वैल्यू ज़ीरो है तो जो पावर लॉस है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो ड्यू टू दिस रीज़न, इसी रीज़न के कारण इस सुपर कंडक्टर्स के कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। लेट मी डिस्कस सम ऑफ देम। सो फॉर दैट आई नीड टू टर्न द पेज, सो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स टिल हेयर। सो इसका जो बच्चों नंबर 1 एप्लीकेशन है, नंबर 1 एप्लीकेशन इज़ दैट इट इज़ यूज्ड, or you can say superconductors are used to manufacture powerful magnets which are used in our laboratories, which are used in laboratories. So this is the first important use. Second important use, you know कि हमारे पास बच्चों जो हमारे पास करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, it comes with the help of certain wires, whether it be underground or you can say towers. The main source is wires जो कि इस करंट को कैरी करते हैं, and you know wires have a particular resistance, और इस रेजिस्टेंस की वजह से बच्चों हमारा बहुत सारा एनर्जी का लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर हाउस टू आवर हाउसेस। सो अगर हम यूज़ करें
इन सुपर कंडक्टर्स को अपने वायर्स के प्लेस पर। सो हमारा जो पावर लॉस होगा इलेक्ट्रिसिटी को लाने में पावर हाउस से हमारे घर तक, सो इट विल डिक्रीज टू अ वेरी वेरी गुड लेवल. Okay, so it is being tried to use superconductors in power transmission lines. Okay, so the second use can be written as superconducting electric power transmission lines, electric power transmission lines for long distance, with no power loss, may soon be practical. With no power loss may soon be practical, and the day they become practical, the cost of electricity that we give may reduce to a very very good extent. So this is the second use. Third use is that it is used to produce very high speed computers. Okay, superconductors are used may be used, अभी यूज नहीं कर रहे हैं इनको हम, may be used to produce very high speed computers. So these are three examples that you can learn from your exam point of view. Very high speed computers, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया है that give any 3 applications of superconductivity. अगर आपको बच्चों एक और मेंशन करना है, so you can mention that superconductivity is being used in laboratories for high level research programs. ओके, सो ये पॉइंट नंबर 4 भी आप आगे मेंशन कर सकते हो. सो ये तो हो गई बच्चों एप्लीकेशंस. नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस, और यू कैन सी अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम यूजिंग दीज सुपर कंडक्टर्स. एंड आई होप कि अभी तक आपको लिमिटेशन एक तो बहुत अच्छे से मालूम होगी और वही इसकी मेन लिमिटेशन है. द लिमिटेशन इज़ कि इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए जो टेम्परेचर है उसको बहुत ही ज़्यादा लो रखना पड़ता है. Okay, the temperature has to be kept very very low. Okay, so the major limitation in using superconductors is that the temperature has to be kept very low to use these materials. क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया आपने उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी. अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई सो वो सुपर कंडक्टर रहा ही नहीं. ओके, सो द मेजर लिमिटेशन इन यूजिंग सुपर कंडक्टर इज दैट द टेम्परेचर हैज़ टू बी केप्ट वेरी लो टू यूज दीज मटीरियल्स. Okay, let me tell you बच्चों, at present the upper limit of temperature at which a material behaves as superconductor is 125 Kelvin. So presently you can mention it that presently the upper limit माने मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम रख सकते हैं किसी सब्सटेंस का to make it behave as superconductor is 125 Kelvin. So presently the upper limit of temperature at which a substance behaves as superconductor is 125 Kelvin, a very very low temperature. So this was the major limitation which prevents us from using these superconductors in our daily life. So this was all about superconductivity. So now let's begin our second topic, that is combination or grouping of resistors. The second topic for today, which is grouping of resistors. जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स
उसी तरह से बच्चों ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स भी होता है इन टू वेज, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज एंड पैरेलल. So again, like capacitors, resistors are also elements of a particular circuit which are connected with one another to form a network. Okay, so they can be connected mainly in two ways, that is series and parallel. There can be mixed grouping and as well as complex grouping of resistors also, that we'll be discussing when we'll be doing a numerical question, as well as हम आपको कुछ special cases स्पेशली बता भी देंगे, बट दैट विल बी डन इन दी नेक्स्ट वीडियो. अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन. So first of all let me just tell you that what do we mean by series combination. So बच्चों, two or more resistors are said to be in series combination if the same current flows through all the resistors when same potential difference is applied across the combination. अगर मैं आपको बताऊं उसी बात को डेफिनेशन इन डायग्राम व्यू, सो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इफ़ आई हैव थ्री रजिस्टर्स, लेट मी से दिस माई फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज़ माई सेकेंड रजिस्टर एंड दिस इज़ माई थर्ड रजिस्टर. सो three resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other, यानी कि one after the other. पहले मैंने रजिस्टर लगाया, लेट मी से दिस इज़ माई R1, दिस इज़ माई R2 एंड दिस इज़ माई R3. So what I did, I connected them this is wire, one after the other. Okay, by some external source, let me say a battery, which is providing a potential difference of V voltage across their ends. So बच्चों क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कुछ करंट प्रोड्यूस होगा. लेट मी सी दी करंट इज I. Current always flows from positive terminal to the negative terminal. So the direction of current is like this. So मैंने क्या किया, तीन रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया. सीरीज का मतलब होता है when they are connected one after the other such that same value of current flows through each resistor. हर एक रजिस्टर में से I करंट ही फ्लो करेगा when same potential difference is applied across the combination. इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V. ओके, सो यू नो वेरी वेल कि भाई अगर पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, सो ये पोटेंशियल हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग वे में ऐड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, लेट मी से अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज V1. ठीक है, आई सेड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज V1. अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 द पोटेंशियल डिफरेंस इज V2. एंड अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 द पोटेंशियल डिफरेंस इज V3. ओके, ये इस समय का सिनेरियो है इस पर्टिकुलर सर्किट का. ओके, ओवर हेयर देर आर थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. लेट I be the current flowing through each resistor and V be the potential difference across the series combination. फिर मैंने कहा कि V1, V2 और V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3. ओके, सो एक बात बच्चों बहुत ही क्लियर है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, दैट द ओवरऑल वोल्टेज or you can say overall potential difference that has been applied across the combination V will be the sum of individual potential differences. That is V will be equal to V1 plus V2 plus V3. Now we know that from Ohm's law the potential difference across a particular resistor, let me say V1, is equal to the current flowing through the resistor, which is I, into the resistance of that particular resistor, that is R1. So V1 is equal to IR1 and similarly your V2 will be equal to IR2 and V3 will be equal to IR3. So अगर मैं रिप्लेस करूँ इस इक्वेशन नंबर 1 को with these values, so equation number 1 gets converted into your V is equal to I
R1 प्लस IR2 प्लस IR3। आपको दिख रहा होगा बच्चों कि हम I को बाहर कॉमन ले सकते हैं, I को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो V इज इक्वल टू I ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ लेट मी से कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इस पूरे कॉम्बिनेशन का बच्चों वो RS है। ओके, लेट और यू कैन से इफ RS बी दी effective resistance of the overall combination, effective resistance of the series combination, then by Ohm's law we have that V will be equal to, ये जो potential difference होगा that will be equal to I into total resistance of all the capacitor, that is IRS. So मैं इस V को put कर दूंगा इस equation में. Let me say this is my equation number 2. So putting this value in equation number, just a minute, in equation number 2 what we'll be having is V is equal to IRS को यहाँ पर put कर रहे हैं. So I into RS will be equal to I into R1 plus R2 plus R3. बच्चों I से I कैंसिल हो जाएगा and therefore the overall resistance of the entire combination RS जो होगा that will be the sum of all the resistance present in the circuit, or you can say present in the series combination. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. ठीक है, ये तो बात होगी आपके पास सिर्फ 3 रजिस्टर्स है. लेट मी से इफ आई हैव n रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास n रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, सो दी ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी RS की वैल्यू क्या होगी उस समय पर, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे कहाँ तक, Rn तक. ठीक है, सो अगर आपके पास अब कितने भी रजिस्टर्स आ जाएं वो आपको दिख रहा है कि सीरीज़ में है और आपसे पूछा जाए कि इनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी, सो यू कैन सी दी ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंसेस. ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज क्लियर टू यू. सो आप एक लाइन इसके बाद नीचे लिख सकते हो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज. मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट इज़ द रीज़न आई कैन नॉट राइट, सो प्लीज़ राइट डाउन योरसेल्फ. ठीक है, ये छोटी सी बात आपको बच्चों अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर मैं इसी डायग्राम को जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, सारे रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको अलग अलग. अब मैंने कहा कि लेट मी से दिस इज़ द कंडीशन कि ओवरऑल रेजिस्टेंस RS है. सो अब यही सर्किट बच्चों इस सर्किट में चेंज हो जाता है. ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अब ऊपर वाला सर्किट ही इस सर्किट में चेंज हो जाएगा इस वाले सर्किट में. दैट इज़ ओवरऑल रेजिस्टेंस आपके पास RS हो जाएगी. हमने उस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब ये है. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V होगी और करंट I होगा. ओके, सो दिस मस्ट बी नोन टू यू. So now let's move on and study the second combination, which is the parallel combination of resistors in a circuit. So please note down all the things of this page. I am turning the page. So now we'll be discussing the parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. So first of all let me define कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों. पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का इन विच वन एंड ऑफ अ रेजिस्टर, लेट मी से दिस इज द वन एंड ऑफ अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द अदर रेजिस्टर. कि अगर ये मेरे पास पहला रेजिस्टर है, लेट मी से दिस इज माई रेजिस्टर R1 एंड दिस इज माई रेजिस्टर R2. सो इनका जो पहला एंड है, वन एंड है ऑफ द रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू दी वन एंड ऑफ द अदर रेजिस्टर. ठीक है, एंड द सेकेंड एंड, ये जो सेकेंड एंड है फर्स्ट रेजिस्टर का इज कनेक्टेड टू दी सेकेंड एंड ऑफ द अदर रेजिस्टर. ओके, सच दैट कि अगर मैं इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप करता हूँ, इफ आई डिवेलप सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर, सो जो भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप किया है अक्रॉस द एंटायर कॉम्बिनेशन वो इक्वल हो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द ईच रजिस्टर. यानी कि जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस
वही पोटेंशियल डिफरेंस हो इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस और वही पोटेंशियल डिफरेंस हो बच्चों इस रजिस्टर के अक्रॉस। इस तरह के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट मी ड्रॉ and derive the formula for the combination of resistors in parallel. So for that I need to draw 3 resistors. Okay, the case can be done in case of 2 resistors also, but I'll be drawing 3 so that आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आए. So let me say these are the 3 resistors R1, R2 and R3. Let me say this is R1, this is R2 and this is my R3 resistor. मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप किया across the ends of the entire combination. So एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अब हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों V ही होगा, चाहे वो ये रजिस्टर हो, चाहे वो ये वाला हो या चाहे वो ये वाला हो। ओके, ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो लेट मी से इस पोटेंशियल डिफरेंस ने एक करंट आई डेवलप किया जो कि ऐसे फ्लो हुआ। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो करंट है वो जब यहाँ पर आता है सो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड होना होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। सो लेट मी से मेरा पास करंट यहाँ पर आया और वो यहाँ पर डिवाइड हो गया है I1 करंट में, यहाँ पर हो गया बच्चों I2 करंट में और यहाँ पर गया I3 करंट। ठीक है, ये I करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3। सो लेट मी टॉक अबाउट द ओवरऑल overview of this diagram. So what is happening is that V is the potential difference across each resistor and current I is drawn from the cell which divides into 3 parts, that is I1, I2, I3, okay, and flows through the resistor R1, R2 and R3. So overall what we can say by looking at the diagram is कि ये जो बच्चों I करंट है ये डिवाइड हुआ है I1, I2, I3 में। So I can write I as the sum of I1 प्लस I2 प्लस I3। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमने क्या किया था, I को डिवाइड किया था I1 में, I2 में, I3 में। सो आई कैन राइट I एज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ वी नो वेरी वेल फ्रॉम द ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू IR होता है, दैट इज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर, इट इज़ इक्वल टू करंट अक्रॉस द रजिस्टर। लेट मी से मैं बात कर रहा हूँ बच्चों R1 रजिस्टर की। सो इसमें जो करंट है दैट इज़ I1 मल्टीप्लाइड बाई द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर विच इज़ R1। सो योर V इज इक्वल टू I1 R1। सिमिलरली योर V फॉर द सेकेंड रजिस्टर विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2। सिमिलरली V फॉर R3 विल बी इक्वल टू I3 इंटू R3। सो अगर मैं आपसे कहूँ भाई I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की निकालनी है और I3 की निकालनी है, सो बहुत ईजिली उसको निकाल सकते हो यहाँ से। सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर दैट द वैल्यूज ऑफ I1 विच इज़ इक्वल टू V अपॉन R1, योर वैल्यू ऑफ I2 विच इज़ इक्वल टू V बाय R2, सिमिलरली वैल्यू ऑफ I3 विच इज़ इक्वल टू V बाय R3। सो इन सबको मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सो योर I वुड बी इक्वल टू V over R1 plus V over R2 plus V over R3. Okay, so let me say कि भाई RP, let me say RP is the overall or you can say effective resistance of the parallel combination. So if RP is the effective resistance of overall combination, then from Ohm's law you know very well कि भाई V क्या होगा, V will be equal to I into RP। So I will be equal to V upon RP। दिख रहा होगा आपको यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V upon RP होगी। Just a minute, okay, so I am replacing I with V by RP। So V by RP will be equivalent to V into 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So you can clearly see that V will cancel V. Therefore, this equation will convert into 1 upon RP is equivalent to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is the formula that you have for to calculate the overall resistance of the
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स। ये जो फॉर्मूला है इट गिव्स यू दी overall resistance of the parallel combination of 3 different resistor। the formula is कि जो overall resistance होगा RP उसकी वैल्यू होगी 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। so this was the case of 3 resistors। if I have the case of n resistor, so if n resistors are connected in parallel, so you can say that your overall resistance, that is Rp, will be equivalent to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4, ऐसे ही कहाँ तक 1/Rn तक। okay, so this is the formula for the combination of resistors in parallel combination। so these two formulas are the main formula that we had derived today। so इसके बारे में बच्चों और बातें और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट विल बी डूइंग इन दी अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। अभी आप केवल एक बात नोट डाउन कर लो, इसके नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दैट इन पैरेलल सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू ओवर हेयर, इन पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आपके पास बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, equivalent resistance is less than the least individual resistance। यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है बच्चों, इवन टू दी जो लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा ना इन सारे रेजिस्टेंस के अंदर, जो सबसे कम वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उन सबसे भी छोटी वैल्यू होगी इस ओवरऑल रेजिस्टेंस की। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत कम हो जाती है। सो इट्स अ रियली गुड सर्किट, वेयर एज सीरीज़ के अंदर वैल्यू सबसे हाई होती है ओके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ क्लियर टू यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, साथ में इनका डेरिवेशन भी, क्योंकि ऐसा हुआ है कुछ केसेस में जहाँ पर डेरिवेशन भी आया है। ओके, सो मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एज वेल एज some more topics like cell, EMF, potential difference and internal resistance of a cell. So that's all for this video lecture. Thank you very much.